हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPC सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टीम परफेक्शन IAS के द्वारा 17वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए लॉन्च किए गए 90 डेज प्लानर सीरीज का डे 2 जनरल साइंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले हमने 90 डेज प्लानर के कई सारे सीरीज को डिस्कस किया है। जनरल साइंस का डे 1 कल हमने डिस्कस किया था। आज जनरल साइंस का डे 2 डिस्कस किया जाएगा। इसके अंतर्गत फिजिक्स चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। फिजिक्स में कार्य, शक्ति, ऊर्जा और गति, इससे संबंधित सवाल इस चैप्टर में डिस्कस होंगे। आइए MCQ का डिस्कशन हम लोग बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। इसका PDF ग्रुप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहला है, भोजन में ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। भोजन में ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है, किस इकाई में मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, भोजन में ऊर्जा को कैलोरी में मापा जा सकता है। जूल ऊर्जा या कार्य की SI इकाई है। केल्विन तापमान की SI इकाई है। सेल्सियस तापमान की एक व्यवहारिक इकाई है। तो इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन हो गया। भोजन में ऊर्जा को कैलोरी के रूप में मापा जाता है। उष्मा ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो उष्मा ऊर्जा की SI इकाई जूल है। ठीक है, न्यूटन बल का SI इकाई है। कैलोरी ऊर्जा की SI इकाई है और केल्विन तापमान की SI इकाई है। ठीक है, कार्य या ऊर्जा जूल होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा A। जब कोई मशीन चलती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। यह ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह जो ऊष्मा होती है जब कोई मशीन चलती है और उस समय जो एनर्जी बर्बाद होते हैं, तो उस समय जो ऊष्मा कार्य करती है वह घर्षण के कारण ऊष्मा कार्य कर रही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। घर्षण क्या है? तो घर्षण एक प्रतिक्रियात्मक बल है। घर्षण के कारण किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, घर्षण बल एक गैर संरक्षित बल है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, कौन से कथन असत्य हैं? पहला है, कौन सा कथन गलत है? डायरेक्ट हम लोग आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर C गलत है। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव होता है, यह गलत है। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा एक्सप्लेनेशन, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि घर्षण जो है वह बल और विस्थापन दोनों ही विपरीत दिशा में होते हैं। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अर्ग बराबर होता है, बताइए एक अर्ग के बराबर कितना जूल? तो एक अर्ग के बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। जनरल साइंस में 1 लाइनर सवाल यहाँ पे ज्यादा दिया गया है। ठीक है, इसीलिए कम समय में ही, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसको अच्छे से देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत कथन को आपको यहाँ पर छांटकर बताना है। ठीक है, पहला है, यदि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण है तो किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होगा। यह बिल्कुल सही है। यदि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक है तो निगेटिव होगा, यह भी सही है। यदि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है तो कार्य शून्य होगा, यह भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है। इसका कार्य आंसर हो जाएगा कार्य किया गया। कार्य किया गया एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है। देखिए, ये एक्चुअली ट्रांसलेशन किया गया है गूगल से, इंग्लिश से हिंदी गूगल ट्रांसलेट किया गया है, इसीलिए इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था किया गया कार्य, या एग्जैक्ट यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था किया गया कार्य। किया गया कार्य के बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल क्या है? बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य देता है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा सा देख लेंगे, अन्यथा 7 का आंसर हो जाएगा A। गूगल ट्रांसलेट करने की यही समस्या होती है अगर उसको वेरीफाई नहीं किया जाए तो। ठीक है, त्वरित कार्य इसका उदाहरण है। त्वरित कार्य किसका उदाहरण है? त्वरित कार्य, इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि धनात्मक कार्य का उदाहरण है। वाहन के त्वरण के दौरान वाहन पर लगाए गए बल की दिशा और गति की दिशा समान रहती है, अर्थात लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण तीव्र होगा, इसीलिए किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक।
घर्षण बल किसका उदाहरण है? तो घर्षण बल असंरक्षी बल का उदाहरण है। ठीक है, असंरक्षी बल का उदाहरण है घर्षण बल। 9 का आंसर हो जाएगा बी। घर्षण बल एक असंरक्षी बल का उदाहरण है। संरक्षी बल क्या होता है? तो वह बल जिसका कार्य केवल वस्तु के अंतिम विस्थापन के द्वारा निर्धारित होता है वह संरक्षी बल कहलाता है या पथ से स्वतंत्र होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल संरक्षी बल के उदाहरण है। या तो हो गया संरक्षी बल। अब असंरक्षी बल क्या है? तो वह बल जिसका कार्य वस्तु के द्वारा लिए गए पथ के द्वारा निर्धारित होता है या पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल, वायु प्रतिरोध असंरक्षी बल के उदाहरण हैं। निम्नलिखित को मिलान करें, यहाँ पे मैच करना है आपको। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कार्य या ऊर्जा जूल होता है तो कार्य का जूल यहाँ पर लगाइए। ठीक है, इसके बाद क्या है? शक्ति का वाट होता है। ठीक है, तो यह बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन यहाँ इसका विकल्प एक बार हम लोग देखते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर मैच करना होगा। ठीक है, कार्य की इकाई जूल या न्यूटन मीटर। कार्य की इकाई जूल, तो एक आंसर हो जाएगा। एक किस में दिया गया है? ए का एक, ये 2 में है। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर बी, शक्ति वाट। बी का आंसर हो जाएगा 2। बी का शक्ति का होता है वाट, लेकिन यहाँ पे बी का 1 दिया गया है। और अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इधर 3 ऑप्शन है लेकिन इधर 4 ऑप्शन है। इसको अच्छे से देखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया गया है कार्य या ऊर्जा जूल। ठीक है, शक्ति की वाट या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसकी इकाई आपको ऑप्शन में देखकर लगाना होगा। हर जगह शक्ति की वाट ऑप्शन दिया गया हो या फिर और ऑप्शन दिए गए हैं, उस पर आपको वर्क करना। ठीक है, 1 वाट की शक्ति है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वह मशीन जो हर सेकंड में 1 जूल काम कर रही हो वह 1 वाट की शक्ति कहलाएगा। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर दिया गया है शक्ति क्या है? शक्ति एक अदिश राशि है और शक्ति की इकाई को वाट या जूल प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था। बल और वेग का गुणन परिमाण देता है, यानी कि बल इंटू वेग इक्वल टू शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, शक्ति क्या है? अभी हमने बताया शक्ति एक अदिश राशि है और शक्ति बराबर क्या होगा? बल इंटू वेग। बल यानी कि फोर्स और वेग इंटू वेलोसिटी। ठीक है, शक्ति की मात्रा का भी हमने बताया जूल प्रति सेकंड या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या वाट। ठीक है, 1492 वाट बराबर है, 1492 वाट बराबर होता है 2 HP। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अश्व शक्ति आप जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है 746 वाट। आपने कई जगह पढ़ा होगा, बहुत आसान है। तो 2 हॉर्स पावर के बराबर क्या हो जाएगा? 746 इंटू 2। ठीक है, तो 2 हॉर्स पावर। kWh किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो ऊर्जा या कार्य की इकाई है किलोवाट आवर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 15 का बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। वस्तु की गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, गति होगी तो गतिज ऊर्जा होगी। वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही है। यदि शरीर बल लगा सकता है और विस्थापन कर सकता है तो यांत्रिक ऊर्जा होगा। यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है, बल्कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, यदि किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। कार्य किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए। टक्कर के दौरान संवेग संरक्षित रहता है, आंसर हो जाएगा बी। टक्कर एक ऐसी घटना है जिसमें 2 पिंड एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत कम समय के अंतराल पर एक बड़ा बल लगाते हैं। टक्कर के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है गति। पत्थर मारने पर चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है, गति। ठीक है,
पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट लगती है प्रतिक्रिया के कारण, क्योंकि पत्थर मारेंगे तो एक रिएक्ट करेगा तो व्यक्ति को चोट लगती है। ठीक है, न्यूटन गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी पदार्थ की एक अंतर्निहित मूल विशेषता है और इस विशेषता के कारण वह गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है। ठीक है, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। संवेग गतिमान पिंड की एक विशेषता है। दूध को मथने पर उसमें से मलाई अलग हो जाती है। बहुत आसान प्रश्न है। दूध को अगर मथेंगे तो उसमें से मलाई अलग हो जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? तो केंद्रापसारक बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या है केंद्रापसारक बल? तो ऐसा छद्म बल जो हमेशा केंद्र से दूर घूमते हुए पिंड पर कार्य करता हो। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो जब सड़क पर चल रहे होते हैं तो बैलगाड़ी जब सड़क पर चल रहा होता है तो उसकी जो पहिए की गति होगी वह घूर्णन गति और स्थानांतरीय गति का उदाहरण होता है। ठीक है, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक गोली एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर रखे ठोस ब्लॉक से टकराती है और उसमें धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी मात्रा संरक्षित रहती है? तो इस प्रक्रिया में केवल और केवल संवेग की मात्रा संरक्षित रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का बी। जब वस्तु पर लागू बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो सिस्टम का संवेग संरक्षित रहेगा। न्यूटन के तीसरे नियम पर यह आधारित होता है, संवेग संरक्षण का नियम। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार बताइए। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार 0 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भार एक बल है जो वस्तु के द्वारा अनुभव किया जाता है और संपर्क में सतह के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान भी 0 होता है, इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार 0 होगा। एक्सप्लेनेशन को समझिए। 5 का करेक्ट आंसर बी। यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करने पर उसका औसत वेग क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उसका औसत वेग जो है वह 0 होगा। ठीक है, औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग के बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, या औसत वेग के बराबर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गतिकी के पहले नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, न्यूटन के गतिकी का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, या इसे गैलीलियो के नियम के रूप में भी जाना जाता है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यदि कोई वस्तु पूरी तरह से घूर्णन गति में चलती है तो शरीर का प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में घूमता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि घूर्णन की धुरी कहा जाता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। घूर्णन गति में प्रत्येक कण समान समय में समान कोणीय दूरी पूरी करती है। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जब कोई बस अचानक चलने लगेगी, ठीक है, तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगेंगे। स्वाभाविक है कि कोई बस जो है वह स्थिर होता है, वह चलना प्रारंभ करता है, तो यह जो है विराम का जड़त्व का उदाहरण है, क्योंकि बस पहले विराम अवस्था में होती है और वह चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो विराम का जड़त्व इसका आंसर हो जाएगा। जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। घर्षण को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो घर्षण को इनमें से सभी हो जाएगा विकल्प: सतह को चमकाना, स्नेहक का उपयोग और संपर्क का क्षेत्र कम करना। इसके द्वारा कम किया जाता है। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा स्थिर बल जिम्मेवार है? तो किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए घर्षण बल जिम्मेवार होती है। ठीक है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए जिम्मेवार है। यदि कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाले बल को ही घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिक्रियात्मक बल है। ठीक है, घर्षण बल संपर्क में सतह पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? बताइए। द्रव के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। द्रव के माध्यम से चलते समय वस्तु पर द्रव घर्षण कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, तो इसका 12 का आंसर हो जाएगा ए। रेलवे ट्रैक वक्र पर बनाए जाते हैं ताकि, ठीक है, यानी वक्र का मतलब होता है रेलवे ट्रैक इस तरह का कहीं कहीं बनाया जाता है। ठीक है, वक्र पर झुकी हुई होती है। क्यों इस तरह का बनाया जाता है? वक्र पर यानी कि थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है ताकि रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का सी। स्थिर गति वाली वस्तु त्वरित नहीं होती है। स्थिर गति वाली वस्तु त्वरित नहीं होती। यदि कोई पिंड एक समान गति से गति कर रहा है तो पिंड द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान होगी। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फायर करने के बाद तोप पीछे क्यों हटती है? बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो वही है न्यूटन के गतिकी का तीसरा नियम पर कार्य करता है कि फायर करने के बाद तोप जो है या फिर आप बंदूक वो पीछे की ओर हटती है। ठीक है, तो न्यूटन के गतिकी के तीसरा नियम के अनुसार यह कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन। देखिए, अगर नीचे की ओर आ रहा हो समान त्वरण से लिफ्ट में वो नीचे की ओर आ रहा हो और वह जब व्यक्ति स्थिर होगा तो वजन से कम उसका वजन होगा। ठीक है, एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन उस व्यक्ति के स्थिर होने पर वजन से कम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहा जाता है। गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है तो उसे आवधिक गति कहा जाता है। गति जिसमें प्रत्यानयन बल पिंड के अपनी मध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। जब कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता है तो उसे कंपन गति कहा जाता है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य का वो आधा होता है। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इन्होंने सी दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन को देखिए, सिर्फ डिफिनीशन को ही एक्सप्लेनेशन के रूप में इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेट का इनका असर है कि ये इस तरीके से कहीं कहीं आप देखेंगे कि वर्ड भी गलत दिए गए हैं, कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन स्पेशली इंग्लिश का तो ठीक होता होगा, इंग्लिश से गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है और अच्छे तरीके से इन्होंने वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, अविचलित वस्तुओं के स्थिर रहने या समान वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वह जड़त्व कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अविचलित वस्तुओं के स्थिर रहने या समान वेग से चलते रहने की प्रक्रिया को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के बारे में बताता है। वैज्ञानिक गैलीलियो के द्वारा जड़त्व के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का जनरल साइंस का हमने डे 2 डिस्कस किया है। जनरल साइंस में थोड़े थोड़े चैप्टर हैं और इसमें कम एमसीक्यू दिया गया है। जो भी एमसीक्यू है ज्यादातर वह वन लाइनर एमसीक्यू है। ठीक है, तो इसे हम लोग जल्दी जल्दी करके कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकें। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहां पर इसका PDF कुछ दिनों के बाद प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।